इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अक्सर जब कोई छोटा बच्चा कुछ क्यूरियोसिटी वाले काम में करता है तो अक्सर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे ये तो अपने आप को साइंटिस्ट समझता है। तो इस कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे कि आखिर एक बच्चा साइंटिस्ट कैसे बन पाता है। इस स्टोरी का नाम है द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। इस स्टोरी के अंदर हम एक महान साइंटिस्ट का लाइफ पढ़ेंगे जिसका नाम है रिचर्ड ई ब्राइट। रिचर्ड ई ब्राइट वो महान इंसान है जिन्होंने अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के रिसर्च के थ्रू पूरी दुनिया को ये बताया कि आखिर हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, वो आखिर कैसे काम करते हैं। आपको पता होगा हमारी हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए होता है। उन्होंने अपने रिसर्च से पूरी दुनिया को ये बताया कि डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है या डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो जानकारी है उसे सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स किस तरह से पढ़ पाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि हमारे डीएनए का हमारे शरीर के स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह से असर पड़ता है, ये उन्होंने पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करके बताया। इस रिसर्च के कारण पूरी दुनिया को ये पता चल पाया कि अलग अलग तरह के कैंसर कैसे होते हैं। साथ ही साथ इसी के बेसिस पर अलग अलग तरह के कैंसर्स का इलाज किस तरह से हो सकता है, इसके ऊपर भी काफी हद तक काम किया गया। तो हमें बता सकते हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट इन्होंने जो कुछ भी काम किया ये हमारे आम इंसान की जिंदगी के ऊपर भी बहुत ही प्रभाव डालता है। लेकिन क्या रिचर्ड ई ब्राइट बचपन से ही एक साइंटिस्ट जैसे बच्चे थे? नहीं, मेरे ख्याल से वो एक आम बच्चे थे जिनके पिताजी का जब वो तीसरी कक्षा में थे उसी वक्त पे देहांत हो गया था। यही कारण था कि रिचर्ड ई ब्राइट और उनकी माँ वो बहुत वक्त बिताया करते थे। रिचर्ड ई ब्राइट अपने परिवार के इकलौते बच्चे थे, इकलौते लड़के थे, और यही रीजन था कि उन्हें खेलने के लिए और कोई लोग नहीं थे। आपको पता है अमेरिका जैसी जगहों पे जहाँ पे उनका जन्म हुआ, पेंसिल्वेनिया इस राज्य में, वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं और यही रीजन था कि उनके साथ खेलने के लिए कुछ ज्यादा लोग नहीं थे। अब अकेला बच्चा तो बेसबॉल या फुटबॉल नहीं खेल सकता, लेकिन अकेला बच्चा एक काम कर सकता है, वो अपनी हॉबीज को डेवलप कर सकता है। और रिचर्ड ई ब्राइट की एक सबसे पसंदीदा हॉबी थी, वो थी चीजों को कलेक्ट करना, और उसमें भी खासकर जो बटरफ्लाइज होते हैं, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की उनकी हॉबी थी। वो अलग अलग तरह के रॉक्स जो पत्थर होते हैं उनको भी कलेक्ट किया करते थे। कभी कभी तो रिचर्ड पूरी रात रात भर जगकर स्टार्स को देखा करते थे। इसे हम स्टार गेजिंग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करने की एक क्यूरियोसिटी थी, कौतूहल था, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं था। दूसरी एक चीज उनकी जिंदगी में जो अच्छी हुई वो ये थी कि उनकी जो माँ थी वो उन्हें कभी भी शांति से नहीं बैठने देती थी। अगर कभी रिचर्ड शांति से बैठे हैं तो वो कुछ ना कुछ उनके लिए ढूंढ कर निकाल ले आती थी। साथ ही साथ उनकी माँ उनको अलग अलग चीजों में बहुत हेल्प किया करती थी, जैसे कि उनके लिए वो माइक्रोस्कोप लाया करते थे, उनके लिए स्लाइड्स और जो माउंटिंग करने के लिए अलग अलग केमिकल्स चाहिए, डिवाइसेस चाहिए। जैसे कि आपको पता है जब आप माइक्रोस्कोप से किसी सेल को देखते हो तो स्लाइड्स के ऊपर आप किसी पीस को रखोगे, उसके ऊपर आप माउंट करोगे, वो अच्छे से दिखे, इसलिए कुछ केमिकल आप उसके ऊपर डालोगे। तो ये सारी चीजें उनकी माँ उनको लाकर दे दिया करती थी। फिर उनकी जो हॉबी थी ये बटरफ्लाइज कलेक्ट करने की, वो हॉबी इस हद तक बढ़ गई कि उनके एरिया में आसपास में जितनी भी 25 किस्म की 25 स्पेसीज की बटरफ्लाइज मिला करती थी, वो सारी 25 किस्म की बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट कर ली। लेकिन वो कलेक्ट करते करते एक समय ऐसा आ गया कि उन्हें ऐसे लगने लगा कि और क्या करेंगे, क्योंकि 25 ही तो टाइप के वहां पे बटरफ्लाइज मिलते थे। लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर एक सबसे बड़ा बदलाव, एक सबसे बड़ा चेंज उस वक्त आया जब उनकी माँ ने एक बच्चों की किताब उनको लाके दी। उस किताब का नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च यक्स। अब मोनार्च नाम की एक बटरफ्लाई होती है और ये बटरफ्लाई ट्रेवल करती है। अक्सर आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। जैसे जैसे वातावरण बदलता है उस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर बर्ड्स जाया करते हैं। जैसे कि आपको पता है फ्लेमिंगोज लगभग 2-2 हजार किलोमीटर दूर उड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं जब समर का मौसम आता है। ठीक उसी तरह से जो बटरफ्लाइज होती हैं वो बटरफ्लाइज भी एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती है जैसे जैसे मौसम बदल रहा होता है। अमेरिका में जब समर का मौसम आता है, गर्मी के जब दिन आते हैं, तो अमेरिका से उड़ते उड़ते ये मोनार्च कनाडा की तरफ चलते हैं। कनाडा जो कि अमेरिका के नॉर्थ दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो उस दिशा में ये मोनार्च उड़कर जाया करते थे। तो एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने
इस विषय पर बच्चों की एक किताब लिखी थी जिनका नाम था डॉक्टर उरखाट। अब ये डॉक्टर उरखाट ने अपनी किताब के अंत में लिखा था कि मुझे कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत है। अगर कोई ऐसा इंसान है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बटरफ्लाइज कलेक्ट करने की आदत है, तो वो मुझे बटरफ्लाइज के जो पंख होते हैं उनके ऊपर टैग लगाकर भेज दिया करे। जैसे बटरफ्लाइज उड़ती हैं तो उनके पंखों के ऊपर एकदम एडहेसिव कुछ चिपका देंगे और उसके ऊपर जगह का नाम लिख देंगे। मान लीजिए अगर पेंसिल्वेनिया से रिचर्ड एब्राइट इन बटरफ्लाइज को भेज रहे हैं तो वो अपने जगह का नाम लिखकर टैग कर कर बटरफ्लाइज को छोड़ देंगे। ऐसा करने से जब ये उड़ते उड़ते उस ओर मिलेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि कितने समय में वहां पर ये बटरफ्लाइज पहुंचे। इस कारण से उन्हें रिसर्च करने में काफी हेल्प होने वाली थी। तो रिचर्ड और उनकी मां ने डॉक्टर उरखाट को एक लेटर लिखा और उन्हें कहा कि वो उनके रिसर्च में उनकी मदद करना चाहते हैं, उन्हें खुद की मदद देना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कई समय तक ये सोचा कि अगर मैं एक बटरफ्लाई को पकड़ूंगा तो उससे क्या होगा, मैं ज्यादा बटरफ्लाई नहीं पकड़ पाऊंगा और ज्यादा भेज नहीं पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो मोनार्च होती है उसकी फीमेल मोनार्च को उन्होंने पकड़ा और उस बटरफ्लाई के अंडों को उन्होंने अपने घर के अंदर ही बड़ा किया। तो जैसे जैसे वो बड़े होते थे वो उनको ऑब्जर्व करते रहते थे कि छोटे बच्चे से प्यूपा, फिर कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर में से फिर बटरफ्लाई बनता है। तो इन सारी लाइफ स्टेजेस को वो खुद डेवलप किया करते थे। ऐसा करने से उनको बहुत ज्यादा पैमाने पर बटरफ्लाइज मिल जाया करते थे। फिर जैसे बटरफ्लाइज बड़े हो जाते थे तो उनके पंखों के ऊपर वो टैगिंग लगाकर उन्हें छोड़ दिया करते थे। इसी तरह से कई सालों तक उनके घर के बेसमेंट के अंदर हजारों बटरफ्लाइज बढ़ते रहते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद उनका इस चीज में से भी इंटरेस्ट कम हो गया। रीजन क्या था कि इतने सालों तक वो अपने मोनार्च बटरफ्लाइज को यहाँ से भेजते रहे, लेकिन 2 ही बटरफ्लाइज दूर तक पकड़े गए या पाए गए जो उनके घर से लगभग 75 माइल्स दूर थे, मतलब 100 किलोमीटर्स के लगभग दूर थे। उन्हें इससे कुछ ज्यादा साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं मिली, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिला। उनकी जिंदगी में अगला पड़ाव या अगला चेंज तब आया जब वो 7वीं क्लास में गए। 7वीं क्लास में जैसे कि हमारे स्कूलों में भी अलग अलग साइंस फेयर्स होते हैं, तो उनके स्कूल में भी एक साइंस फेयर हुआ और उनके पास आपको पता है माइक्रोस्कोप था और माउंटिंग करने के लिए जो अलग अलग चीजें चाहिए थी वो थी। तो उन्होंने स्लाइड शो करके दिखाया कि कोई जो प्लांट है वो किस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। लेकिन उस साइंस फेयर में वो पूरी तरह से हार गए। उन्होंने देखा कि बाकी हर एक बच्चा कुछ ना कुछ जीत रहा है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, ऐसा प्राइज वैसा प्राइज, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला। तो उसके पीछे रीजन ये था कि इन्होंने कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ एक क्लीन सा डिस्प्ले किया था और क्लीन से डिस्प्ले को हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं मानते। तो इसलिए उन्होंने उस हार में से ये सीखा कि अगर मुझे कुछ साइंटिफिक करना है तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए अगले साल उन्होंने तय किया कि मैं कुछ रिसर्च करूंगा और फिर डॉक्टर उरखाट, जिनके साथ उनका पहले से ही रिलेशनशिप था, पहचान थी, उनको उन्होंने लेटर लिखा और पूछा कि डॉक्टर उरखाट आप मुझे बताइए कि मैं क्या क्या अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, आप मुझे कुछ आइडियाज सुझाइए। तो डॉक्टर उरखाट ने उनको कई सारे आइडियाज सुझाए, क्योंकि डॉक्टर उरखाट भी बटरफ्लाइज के ऊपर काम करते थे और रिचर्ड एब्राइट भी बटरफ्लाइज के ऊपर काम करते थे। तो उन्होंने उनको कई सारे अलग अलग आइडियाज दिए। उन आइडियाज के ऊपर रिचर्ड एब्राइट पूरे साल भर काम करते रहे और 8वीं कक्षा में जब वो गए तब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट वहां पे प्रेजेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का टाइटल था कि मोनार्च जो प्यूपाज होते हैं, जो मोनार्च जो बटरफ्लाइज होते हैं, उनके अंदर एक बीमारी होती है। तो वो बीमारी क्यों होती है और क्यों उस बीमारी के कारण वो मर जाते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने वहां पे शोकेस किया। हालांकि उस एक्सपेरिमेंट में से कुछ उन्होंने फाइनल फाइंडिंग्स नहीं लिए थे, फिर भी उन्होंने ये दिखाया कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने एक कोशिश की है। तो उस कोशिश करने के कारण उनको प्रोत्साहित किया गया और वो 3rd आ गए। अब अगले साल भी अब उनको प्रोत्साहन मिल गया, तो अगले बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने इस टॉपिक को लिया कि जो मोनार्च टाइप की बटरफ्लाइज होती हैं उनको दूसरी एक बटरफ्लाई कॉपी करने की कोशिश करती है। उसका रीजन ये था कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज है वो बर्ड्स को खाने में टेस्टी नहीं लगते, इस वजह से मोनार्च बटरफ्लाइज को ज्यादा बर्ड्स नहीं खाते हैं। इसलिए दूसरी एक बटरफ्लाई जिसका नाम है वाइसरॉय बटरफ्लाई, वो मोनार्च की तरह दिखने की कोशिश करते हैं जिससे कि बर्ड्स उसको ना खाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनको और अलग प्राइजेस मिले। फिर ये ऐसे ही इनकी क्यूरियोसिटी चलती रही। इसके बाद अगला पड़ाव उनकी जिंदगी में तब आया जब उन्होंने सोचा कि ये जो मोनार्च बटरफ्लाइज होते हैं उनके पंखों के ऊपर गोल्डन कलर के कुछ स्पॉट्स होते हैं।
अब किसी को भी ये नहीं पता था कि ये स्पॉट्स क्यों होते हैं। अक्सर जब हम किसी बटरफ्लाई को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि उनके पंखों के ऊपर जो अलग अलग रंगी बिरंगी स्पॉट्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्नामेंटल है, खूबसूरत दिखने के लिए वो स्पॉट्स होते हैं। लेकिन डॉक्टर उर्कहॉट जो कि बटरफ्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, उन्हें ऐसा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि ये जो डॉट्स है, जो स्पॉट्स है, इसका जरूर कोई ना कोई मकसद है, और ये मकसद ढूंढ कर निकालने के ऊपर रिचर्ड डीब्राइट ने काम किया। और यही एक टॉपिक था जिस टॉपिक को जिसके ऊपर काम करते करते वो इस हद तक पहुंच गए कि उन्हें पता चला कि एक सेल किस तरह से काम करती है। तो हुआ ये कि जब वो सेकंड ईयर में थे, सीनियर हाई स्कूल में थे, तो उस समय उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट में से दिखाया कि जो ये गोल्डन स्पॉट्स होते हैं पंखों के ऊपर के, उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन पूरे बटरफ्लाई की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस हार्मोन को हम निकाल देंगे तो वो पूरा पंख बन ही नहीं पाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के कारण उनको अपने शहर के अंदर जो साइंस फेयर होता है उसमें तो फर्स्ट प्राइज मिला ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर जूलॉजी के फील्ड में वो थर्ड लेवल पर आ गए। और जब वो थर्ड लेवल पर आ गए तो अमेरिका में जो आर्मी की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च लैब है, वहां पे उनको एक्सेस दिया गया कि आप अब हमारे इस लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब वो घंटों उस एक फील्ड के ऊपर रिसर्च करने लगे और उन्होंने देखा कि जब उस गोल्डन स्पॉट में से हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को वो एक सिंगल सेल को देते हैं तो वो सिंगल सेल ग्रो होते होते पंख बन जाती है। जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिखाया तो वो इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट आ गए। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए और एक दिन जब उन्होंने वो जो केमिकल या हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का एक्सरे निकाला तो एक्सरे में वो देख पाए कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह से है। और उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जब उन्होंने अच्छे से स्टडी किया तो उन्हें ये पता चला कि सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट सेल किस तरह से रीड कर पाता है। और ये वो टॉपिक है जिसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, या सेल के अंदर के अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे आपको पता है जैसे कोई एनिमल सेल होती है तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, डीएनए होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे सेल ऑर्गेनल एक दूसरे में किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करते हैं या एक दूसरे के साथ किस तरह से ये बिहेव करते हैं। तो जब उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया अपने एक दोस्त के साथ मिलकर तो उन्होंने ये ढूंढ कर निकाला कि आखिर एक सेल किस तरह से काम करती है। और दोस्तों यही रीजन है कि फिर उनको इस रिसर्च के कारण बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए प्राइजेस भी मिले गए। ये तो हुआ रिचर्ड डीब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के बारे में। लेकिन अक्सर हमें ऐसे लग सकता है कि कोई अगर व्यक्ति साइंटिस्ट है, अगर कोई वैज्ञानिक है तो उसकी निजी जिंदगी कैसे रहती होगी। अक्सर जब हम फिल्मों में देखते हैं तो किसी साइंटिस्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि उसको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिचर्ड डीब्राइट ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उनको साइंस के साथ साथ बाकी कई सारे आउटडोर फील्ड्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। जैसे कि खेतों के अंदर घूमना, स्काउट्स एंड गाइड्स जो होते हैं उनके अंदर भी वो बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे। पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट्स, इसके फील्ड में भी उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो यही रीजन था कि वो कई सारे फील्ड्स में एक्टिव रहा करते थे। रात भर वो रिसर्च किया करते थे, बटरफ्लाइज के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और दिन में वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाई करते थे, उनके डिबेट्स की वो प्रिपरेशन किया करते थे। आगे चलकर हार्वर्ड के अंदर उन्होंने पढ़ाई की और वहां पे मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर 1510 स्टूडेंट में से वो सेकंड रैंक पर पहुंच पाए। दोस्तों जब हम रिचर्ड डीब्राइट की पूरी जिंदगी पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि साइंटिस्ट बनने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली है कौतूहल होना, क्यूरियोसिटी होना। अब रिचर्ड डीब्राइट की जिंदगी को देखोगे तो आपको समझेगा कि एक सवाल जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल दिया, उन्हें साइंटिस्ट के तौर पर तब्दील किया, वो सवाल था कि आखिर मोनार्च प्यूपा के पंखों के ऊपर जो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं उनका उद्देश्य क्या है। तो क्यूरियोसिटी हम उसे कहते हैं कि जब आप सवाल पूछते हो, आप बस ये नहीं सोच के रहते कि ये जो गोल्डन स्पॉट्स है ये बस ऑर्नामेंटल है, बल्कि आप सवाल पूछते हो और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्किल है कि जीतने की चाहत होनी चाहिए आपके अंदर, वो भी सही रीजन के लिए। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है जो गायब हो जाता है लेकिन उसका उद्देश्य उसके पीछे अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो साइंटिस्ट के तौर पर आप में जीतने की इच्छा होनी चाहिए सही रीजन के लिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये रिसर्च मैं इसलिए करूंगा क्योंकि इससे मुझे कुछ अच्छा आउटकम निकाल कर लाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर की समरी अच्छे से समझ भी, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट की जिंदगी के ऊपर
लिखा हुआ चैप्टर है, तो इसमें कई सारी साइंटिफिक टर्म्स थी। मैंने कोशिश की है कि उस रिसर्च को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसीलिए शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है। फिर भी आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।